Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 16, continuation of third chapter, current electricity. Today we are going to solve numerical. Theory part we have already finished. There is a one topic which sometimes people cover in current electricity chapter, sometimes people cover it in magnetic effect of electric current. In CBSE syllabus, that topic is given in magnetic effect of electric current. That is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So that topic we are going to cover in next chapter, magnetic effect of electric current. Today we are going to solve numerical which is based on this chapter only. So आज हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं जो ना बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लस कभी कभी वो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए हैं. सो आप देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन 1 में क्या दिया है? क्वेश्चन 1 के दो तरीके हैं. आई विल रीड बोथ द क्वेश्चंस और आंसर क्या है उसका वो मैं बता दूंगा आपको. क्वेश्चन क्या है? अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. ठीक है, चलो ये ना वैसे जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है. ये समझ लो आप, ये ईएमएफ हो गया एंड यू इमेजिन देयर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो. देयर इज अ ईएमएफ, देयर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. ठीक है, सो देन दे आर सेइंग प्लॉट ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ ई विद आर. मतलब आपको ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर. मतलब आर को आप चेंज करो, ईएमएफ पे क्या इफेक्ट होगा उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना. एंड सेकेंड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल विद कैपिटल आर. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप चेंज कर रहे हो, मतलब कैपिटल आर को चेंज कर रहे हो, तो व्हाट इज द चेंज इन टर्मिनल दिस वोल्टेज. तो हमें दो ग्राफ प्लॉट करना है. एक ग्राफ हमें प्लॉट करना है वर्सेज रेजिस्टेंस और जो दूसरा है वो क्या है? टर्मिनल वोल्टेज वर्सेज रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये पहला क्वेश्चन था. इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट पैटर्न क्या वो देख लो. अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टर कैपिटल आर. प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वी विद रेजिस्टेंस कैपिटल आर. प्रेडिक्ट द ग्राफ द कंडीशन अंडर विच वी बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ. मतलब आपको ना प्रेडिक्ट करना है, तो वी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो कब ये वैल्यू ना इक्वल टू ईएमएफ होगा. ठीक है, ये कंडीशन है. तो इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करने से पहले जस्ट आई सी वन थिंग कि अगर हमने ये कंडीशन लिया है, अब यहाँ कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, तो कैपिटल आर के अक्रॉस होता है ना ये ईएमएफ होता है. तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ जो होता है ना वो होता है कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर. क्योंकि ना जो करंट आई फ्लो होगा दैट विल बी यूज इन टू वेज, वन फॉर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस. दोनों के लिए यूज होगा. तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है यही होता है टर्मिनल वोल्टेज. तो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज. तो हमारा फोकस इस पे है. तो अब एक चीज होता है कि जब मैं ईएमएफ की बात करता हूं तो ईएमएफ इज फिक्स्ड. ईएमएफ कब मिलता है हमें? सो आप मेंशन करोगे ना ईएमएफ कैन बी डिटरमाइन व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, कैन बी डिटरमाइन व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू सर्किट या नो करंट फ्लोज थ्रू सेल. No current flows through cell. ठीक है, थ्रू सेल, थ्रू बैटरी, थ्रू सर्किट. ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है इससे. तो व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, तो आप आर की वैल्यू को, तो ये क्या होता है, ये तभी डिटरमाइन होगा व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, तभी सिर्फ ईएमएफ मिलेगा. और अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो इट्स नॉट ईएमएफ, इट विल टर्न इनटू टर्मिनल वोल्टेज. इसका मतलब क्या होगा कि आर की वैल्यू को कितना भी चेंज करो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि ईएमएफ पे फर्क तो तब पड़ेगा ना जब करंट फ्लो होगा. तो ईएमएफ एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया. तो ईएमएफ और आर का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो इट विल बी कांस्टेंट. ये पहला पार्ट हो गया. तो प्लॉट द ग्राफ फॉर द ईएमएफ वर्सेस आर. अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या है हमारा क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट है वी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करना. तो वी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमने एक कंडीशन देख लेते हैं. मतलब इक्वेशन. तो ये टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है? टर्मिनल वोल्टेज होता है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर. ठीक है, और ये जो आई की वैल्यू वो क्या होगा? जो ईएमएफ आपने अप्लाई किया था. और सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है? एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, ये हो गया. और ये हमने आई की वैल्यू पुट किया. दिस इज द वैल्यू फॉर करंट. जो भी पुट किया हमने कैपिटल ई कैपिटल आर प्लस कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज द वैल्यू फॉर करंट इज मल्टीप्लाइड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अब ये क्या होता है कि बोल रहे हैं न्यूमरेटर को आप आर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. तो ये क्या होगा? ई आर, आप यहां पे आर से डिवाइड कर दिया आपने
यहाँ पे क्या होगा, इसको भी आर प्लस स्मॉल आर को भी आपने क्या किया, कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ये होगा ईएमएफ, ठीक है, और ये क्या होगा, आर अपन आर क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, ठीक है, ये आपको मिला वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी, वी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हर बार वैल्यू चेंज करेंगे स्मॉल दिस कैपिटल आर की, एंड विल सी की क्या क्या फर्क पड़ता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे 3 कंडीशन ले रहे हैं। जो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ले लिया कि चलो ठीक है, आप क्या करो, कैपिटल आर की वैल्यू को 0 ले लो, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू को 0 ले लो, तो कैपिटल आर की वैल्यू को 0 लेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू EMF अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो देखो ये कैपिटल आर की वैल्यू को हमने क्या किया, 0 ले लिया, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होगा, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा EMF अपॉन 1 प्लस ये होगा इनफाइनाइट। तो ये कोई भी नंबर, ये जस्ट समझने के हिसाब से है, आप ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मेमोराइज ही करना है। तो ये V इज इक्वल टू इनफाइनाइट से कोई नंबर ऐड करोगे तो भी इनफाइनाइट होगा, एंड एनी नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज व्हाट, 0। मतलब जब R की वैल्यू 0 होगी तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी इस केस में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने क्या ले लिया कि आप मान लो कि कैपिटल R की वैल्यू ना स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, ठीक है। जो भी आपने सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो V इज इक्वल टू EMF की वैल्यू, EMF हो गई, ये 1 हो गया, प्लस स्मॉल r की जगह हमने क्या लिया, कैपिटल R लिया, कैपिटल R की जगह स्मॉल r ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज, ये EMF हो गया, R और R कैंसिलेशन हो गया, क्या होगा 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगा EMF का उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो EMF होगा वो सर्किट का उसका हाफ हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट पे हमने इमेजिन कर लिया कि मान लो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो क्या होगा, तो EMF की ये V का वैल्यू क्या होगा, तो V इज इक्वल टू, ये हो गया EMF, ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी, अभी EMF अपॉन 1 प्लस ये स्मॉल r है, कैपिटल R की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, बराबर, ये V हो गया, ये EMF हो गया, एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली क्या हो जाएगा, वैल्यू EMF अपॉन 1। तो ये पहला पॉइंट है, जब भी आपको मिलेगा इसकी वैल्यू EMF के इक्वल, टर्मिनल वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू दिस EMF। सो हमने ये 3 कंडीशन लेना है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ हम किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं, वी आर प्लॉटिंग ग्राफ फॉर V वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बट आप देख लो यहाँ पे ये ना फाइनली EMF तक पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू उसके इक्वल होगी, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे EMF है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट जब रेजिस्टेंस R था तब टर्मिनल वोल्टेज, जब रेजिस्टेंस R की वैल्यू 0 थी तब हमें टर्मिनल वोल्टेज 0 मिला था, तो ये 0 है R की वैल्यू, तो टर्मिनल वोल्टेज भी 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तब टर्मिनल वोल्टेज है EMF का हाफ। तो चलो ठीक है, आप मान लो कि ना यहाँ पे उसके इक्वल होगा, तो कोई पॉइंट होगा जहां पे इक्वल होगा, दैट वी डोंट नो, लेकिन यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो आप मान लो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होगी। तो अब इसके हिसाब से ये EMF है ना, उसका हाफ तो होगा यहाँ पे, तो आप ये पॉइंट ले लो, बराबर। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, एज यू गो अहेड, व्हाट इज द क्राइटेरिया, लास्ट वन, जब R की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मतलब बहुत दूर जाके, तो फिर उस टाइम पे V की वैल्यू होगी EMF के इक्वल होगा, मतलब EMF यहाँ पे मिलेगा आपको, R की वैल्यू इन्फिनिटी है बहुत दूर जाके। तो क्या करना, आपको ऐसे ग्राफ बनाना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करो, फाइनली क्या होगा, ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है, ये ऐसा कर्व टाइप होगा, बराबर। सो आप अगर बताना है तो ये बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल थे और ये वैल्यू हो गया E/2। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व इज बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल हमने किए हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन में, सो विल सॉल्व अकॉर्डिंगली। वैसे ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये जेई एडवांस में, सॉरी जेई में पूछा हुआ है, IIT जेई 2011 में पूछा हुआ है, ठीक है। सो बट क्वेश्चन हम अपने हिसाब से करेंगे, जो पैटर्न में समझा उसके हिसाब से। तो ये क्या होता है कि अगर मैं इस कंडीशन को कंसिडर करूं तो इसमें क्या रूल क्या होता है, अपर लेफ्ट अपॉन अपर राइट इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, है ना, मतलब ये लोअर लेफ्ट का लेंथ एंड लोअर राइट का लेंथ, अपर लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन अपर राइट रेजिस्टेंस, अपर लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन अपर राइट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोअर लेफ्ट लेंथ अपॉन लोअर राइट लेंथ, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे एक टर्म होता है इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन है, यहाँ पे एंड करेक्शन, ठीक है, एंड करेक्शन। सो एंड करेक्शन
ऑन लेफ्ट एंड, अगर लेफ्ट एंड पे एंड करेक्शन अगर है x है, एंड करेक्शन ऑफ लेफ्ट एंड अगर x है, तो क्या होता है कि ये फॉर्मूले में ना इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। तो क्या होगा, ये समझो x अपॉन r है, तो हमारा लेफ्ट एंड में एंड करेक्शन की वैल्यू x है, स्मॉल x, तो ये l प्लस क्या करोगे स्मॉल x उसमें ऐड कर दोगे, जस्ट यू ऐड स्मॉल x। बट अगर इन्होंने बोला एंड करेक्शन ऑफ राइट एंड, है ना, राइट एंड पे अगर एंड करेक्शन y है, तो क्या करना है, जो राइट साइड पे वैल्यू है उसमें y ऐड कर देना। सो एंड करेक्शन की वैल्यू होने से ना बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड करेक्शन की जो भी वैल्यू दिया है डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट एंड करेक्शन की वैल्यूज को यू ऐड इन दैट। हाँ, तो हम पहले तो नॉर्मल कंडीशन लेंगे, फिर उसका एंड करेक्शन का जो भी क्राइटेरिया होगा उसको फॉलो करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या दिया, मीटर ब्रिज इज सेट अप एज शोन टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस x रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए सेटअप किया हुआ है यूजिंग अ स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टेंस। अब ना ये x है और वो 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो मतलब x अपॉन 10 हमने ले लिया इज इक्वल टू, फिर क्या दिया, द गैल्वेनोमीटर शो नल पॉइंट व्हेन दिस टैपिंग की इज एट 52 सेंटीमीटर मार्क। इन्होंने मार्क करके दिया है, बट यू अंडरस्टैंड कि लेफ्ट हैंड से क्या होगा 52 होगा, अगर लेफ्ट हैंड से 52 है तो राइट हैंड पे क्या होगा 100 माइनस 52 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 48। फिर आगे क्या दिया हुआ है, द एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एंड ए एंड बी। ठीक है, ये कैसा है, दिस इज बिफोर एंड करेक्शन, ये कैसा होगा बिफोर एंड करेक्शन। क्लियर, तो ये थोड़ा समझने के आसानी होगा, बिफोर एंड करेक्शन। बोल रहे कि ए एंड से ना 1 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है, बी एंड पे कितना है 2 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है, तो ये क्या होगा आफ्टर एंड करेक्शन। सो आफ्टर एंड करेक्शन, एंड करेक्शन के बाद क्या होगा कंडीशन, एंड करेक्शन के बाद x और 10 का वैल्यू वैसे ही रहेगा। ये 52 है, 52 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस है, तो उसमें क्या हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, और फिर 48 राइट हैंड साइड का डिस्टेंस है, वो क्या होगा उसमें 2 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है, तो क्या होगा 48 प्लस 2, तो भी क्या हो जाएगा x अपॉन 10 इज इक्वल टू 53 अपॉन 50। हाँ ठीक है, ऐसे कैंसिल करना तो ये 10 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू 53 अपॉन 5, तो 5 1 जा 0 हो गया 6 जा, तो ये कितना आएगा 10.6 ओम आएगा। बट अगर मान लो यहां से कैलकुलेशन करते तो वैल्यू अलग होती, तो एंड करेक्शन से आपका आंसर चेंज हो जाता है, दैट यू नीड टू नो। तो एंड करेक्शन क्या है ना कि वैसे सीबीएसई में बहुत कम ही चांसेस के आने के, लेकिन फिर भी ये क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, बट कभी अगर पूछ लिया तो यू नीड टू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। For next question, I have drawn diagram and I'll read question now. Question क्या है? Calculate the steady state current through 2 ohm resistance. Calculate the steady state current through 2 ohm resistance. मतलब 2 ohm resistance से current determine करना। और क्या दिया? As shown in the diagram, in the circuit diagram, as shown in the figure, the internal resistance of battery is negligible and capacitance is 2 microfarad. ये कैपेसिटर की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब जैसे ना ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ है, आईआईटी में बहुत पुराने ईयर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप करना क्या इस केस में। तो सबसे पहला पार्ट कि जहां पावर सप्लाई वहां से आप इमेजिन करो करंट रिलीज हुआ, समझो करंट आई रिलीज हुआ, उतना ही करंट क्या करेगा इसको अप्रोच करेगा, अभी करंट आगे बढ़ेगा। आप यहां पे देखो जंक्शन है, जंक्शन में कैपेसिटर है, तो इस जंक्शन पे एक साइड में कैपेसिटर एक साइड में रेजिस्टेंस है। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा, जब आप ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक्चुअल में इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं। ये ऐसा हो जाता है ना ऑल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट, तो ये एक्चुअल में हम इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से लेते हैं तो ये होता है डीसी करंट। डीसी करंट कैपेसिटर से पास नहीं होगा तो उस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होता। मतलब अगर ये क्वेश्चन रिलेटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, कहीं पे रेजिस्टर वगैरह लगा है और उसके साथ में कोई कैपेसिटर दे दिया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि उस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होगा। तो मान लो अगर यहां तक करंट आई पहुंचा है तो क्या होगा, ये ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, वो करंट यहां पे पहुंचेगा। वो करंट यहां तक पहुंचा, फिर वो जब यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो मान लो इस ब्रांच से करंट I1 हो जाएगा और इस ब्रांच से करंट I2 हो जाएगा। हमारा टास्क है I1 को डिटरमाइन करना, फिर ये दोनों करंट ऐड होंगे और आपको मिलेगा कैपिटल आई। यहां पे पहुंचे कैपिटल आई, इस ब्रांच से करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि इस ब्रांच में कैपेसिटर है, तो वो करंट ऐसा आ जाएगा डाउन। सो अब क्या करना है, सबसे यही होता है। उसके बाद सर्किट बहुत सिंपल हो जाती है।
लोगों का कंफ्यूजन यही होता है कि अगर इस ब्रांच में मतलब कैपेसिटर है तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैपेसिटर में ब्रांच को हटा दो। तो देखो जैसे अभी समझने के लिए मैं राइट नाउ के लिए, फॉर राइट नाउ जस्ट आई रिमूव दीज टू पार्ट्स। अब सर्किट मेरा कैसा होगा उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करना। तो दीज टू आर इन पैरेलल, उससे बाद मेरे सीरीज में है, फिर मैं निकाल सकता हूं। तो देन आई मेंशन 2 ohm and 3 ohm are in parallel. 2 ohm and 3 ohm are in parallel. तो पैरेलल में होंगे तो क्या होगा उनके बीच का रेजिस्टेंस, तो ये होगा RAB, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। A एंड B के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, वो RP से हम सॉल्व करेंगे। तो इट्स अ फर्स्ट रेजिस्टेंस इनटू सेकंड रेजिस्टेंस अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। तो 3 2 6 एंड 2 प्लस 3 कितना होगा 5 होगा। तो इसको कैंसिलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 1.2 ओम आ गया ये। सो वी गॉट द रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो 1.2 ओम होगा। अब ये पूरा रेजिस्टेंस इसके साथ में 2.8 ओम के साथ में सीरीज में, तो यू कैन मेंशन कि 1.2 ओम दैट इज RAB, दैट इज 1.2 ओम इज इन सीरीज विथ 2.8 ओम। ठीक है, तो अगर उसके साथ में सीरीज में है तो क्या हो जाएगा RS का वैल्यू, इट्स बेसिकली RAB रेजिस्टेंस प्लस दैट 2.8। RAB रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.2 है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2.8 ऑलरेडी है, तो टोटल क्या हो जाएगा ये 4.0 ओम रेजिस्टेंस। ये हो गया ओवरऑल रेजिस्टेंस। अब आप टोटल करंट निकाल सकते हो। टोटल करंट का क्या फॉर्मूला है, टोटल करंट इज व्हाट, टोटल पोटेंशियल अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल 6 हो गया, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या 4 है, तो 4 के हिसाब से कैंसिल करें तो कितना होगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज 1.5 एम्पियर। अब यहां पे 1.5 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना है करंट थ्रू दिस I1 रेजिस्टेंस। तो बहुत सिंपल सा टास्क है। देखो ये मुझे बताने के लिए मैंने निकाला, मेरा मेन टास्क था टू मेक यू अंडरस्टैंड कैपेसिटर होगा सर्किट में तो क्या करना है। तो अगर मैं करंट ना I1 से निकाल रहा हूं, ठीक है, ये ना एक्स्ट्रा पार्ट है जो भी मैं बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। I2 ले लो यहाँ पे, मतलब मैं I2 करंट भी निकाल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं I1 करंट निकाल रहा है I2 करंट निकाल रहा हूं, तब ये पॉसिबल होगा। दिस टेक्निक इज गोइंग टू वर्क इन ओनली वन सिनेरियो व्हेन करंट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, है ना, करंट I विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांच, तभी एप्लीकेबल होगा। तो वो दो रेजिस्टेंस लेना है जो पैरेलल में है। तो कौन सा रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। भले आप I1 फाइंड आउट करो या I2 फाइंड आउट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 + 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, अब ये बोल रहे हैं ना कि टोटल करंट लिख लो यहाँ पे, टोटल करंट। तो ये टोटल करंट फॉर्मूले के हिसाब से ये टोटल करंट की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 1.5 हो गया। मैं सोचा था नोटेशन दे दूं, तो यहाँ पे भी क्या करना टोटल करंट लिखना है। तो अब मैं जनरल टर्म में भी लिख देता हूँ I1, यहाँ पे क्या होगा ये R1 + R2, ठीक है, ऐसे इनटू क्या है I है। जनरल टर्म भी मैं लिख देता हूँ, बेटर होगा। और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये कौन से रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस में। तो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस है उसको मेंशन करना है, मतलब 3 को। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर R1 R2 आप करंट I1 निकाल रहे हो तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस होगा R2 होगा, तो वही कंडीशन। और यहाँ पे अगर मुझे निकालना है I2 में से करंट निकालना है तो उसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ये 2, तो 5 हो जाए कितना हो गया, ये हो गया 45 और एक होगा 5, ठीक है, 0.9 वोल्ट। ये करंट कितना कैरी करेगा 0.9, अच्छा वोल्ट नहीं 0.9 एम्पियर करंट कैरी करेगा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, ये क्या होगा यहाँ पे 15 टू जा कितना होगा ये 30 होगा, मतलब कि 3 होगा ये अपॉन 5, तो ये क्या होगा 0.6 एम्पियर। तो 0.9 और 0.6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1.5 एम्पियर करंट हो जाएगा, विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ओवर हियर कि टोटल करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर होगी। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन दिस केस कि अगर सर्किट में कैपेसिटर होगा तो उस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होगा, नथिंग एल्स। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस दे आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। सो क्वेश्चन क्या है, मैंने 2 डायग्राम ड्रॉ किया है, ये मेन डायग्राम है जो क्वेश्चन का। सेकेंड डायग्राम आई ड्रॉ बिकॉज आफ्टर सिंप्लीफाइंग विल कम टू दिस कंक्लूजन, तो मैंने एडवांस में ड्रॉ कर लिया। सो क्वेश्चन में क्या है, a resistance of R ohm, a resistance of R ohm, this resistance R ohm draws current from potentiometer. This resistance will draw current from potentiometer. The potentiometer has total resistance of R naught ohm. Potentiometer पास R naught ohm होगा, तो ये potentiometer वायर है, AC is the potentiometer वायर जिसका resistance है R naught ohm. What next?
अ वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर का जो पूरा सेट है उसको V वोल्टेज हमने सप्लाई किया हुआ है. देन derive an expression for the voltage fed into this circuit when slide is in the middle of the potentiometer. ये स्लाइड है, स्लाइड पोटेंशियोमीटर के मिडिल में होगा. तो बोल रहे हैं फाइंड आउट द वोल्टेज फेड टू द एक्सटर्नल सर्किट. तो आपको इसमें ये समझना ना, ये लॉजिकल पार्ट है विच यू नीड टू नो. यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वो ये जो पूरा पर्टिकुलर पार्ट है ना पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर इज अ वन डिवाइस यू कैन से. अब ये पूरा पोटेंशियोमीटर कहां करंट सप्लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट में. तो ये सर्किट हो गया, जो ये आर हो गया ना, ये सर्किट हो गया. So then they are saying find out the potential fed to the circuit. Find out the potential fed to the circuit. Just 1 second. Find derive an expression for the voltage fed into the circuit. आपको वोल्टेज फाइंड होगा जो सर्किट में फेड होगा. तो आपको क्या करना है, जो आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है. सो हमारा टास्क है जो आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है. तो आर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा, जब आपको आर के अक्रॉस करंट मिलेगा. ठीक है, तो आप फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द करंट, देन विल कम टू दैट पॉइंट. तो उसको अगर सिंप्लीफाई करो, इन्होंने बोला जो स्लाइड है ना वो मिडल में है. तो मिडल में होने का मतलब क्या होगा कि ये हाफ इधर होगा हाफ उधर होगा. तो दिस साइड का रेजिस्टेंस एंड दैट साइड का रेजिस्टेंस विल बी इक्वल. तो आर नॉट ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो हमने इमेजिन कर लिया ए टू बी. बिफोर ए टू बी, बिफोर बी यू आर हैविंग रेजिस्टेंस आर नॉट बाई 2 एंड आफ्टर बी यू आर हैविंग रेजिस्टेंस आर नॉट बाई 2. तो ये ऐसा कंडीशन हो गया बराबर. और हमको क्या निकाला, हमें निकाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैट. तो पहले हमारा टास्क होगा आई आर की वैल्यू निकालना. तो सबसे पहले क्या होगा, सर्किट अगर सिंप्लीफाई करें तो आर नॉट बाई 2 एंड आर आर व्हाट इन व्हाट पैरेलल. तो यू कैन मेंशन ओवर हियर कि आर नॉट बाई 2 एंड आर इन पैरेलल. पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये पैरेलल में सॉल्व हो गया ए एंड बी के अक्रॉस. बिटवीन ए एंड बी ये रेजिस्टेंस देंगे. तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का हो जाएगा, दैट विल बी द रेजिस्टेंस ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन. कौन से दो पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर नॉट बाई 2, ठीक है, इनटू आर अपॉन व्हाट, आर नॉट बाई 2 प्लस आर. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस अपॉन सम ऑफ दोस टू रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर नॉट इंटू आर अपॉन 2 अपॉन, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, आर नॉट ही रहेगा. 2 विल मल्टीप्लाई विद आर एंड इट विल बी व्हाट 2r. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. फाइनली व्हाट डू वी गेट, वी विल गेट इट इज आर नॉट अपॉन आर. ये ब्रैकेट में लिख लो आर नॉट प्लस 2r. ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि बाद में हमें ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ये हो गया आर ए बी रेजिस्टेंस. सो ये पूरे को सिंप्लीफाई करके आपको आर ए बी रेजिस्टेंस मिला. आर ए बी रेजिस्टेंस इज इन व्हाट सीरीज विद आर नॉट बाई 2 जो बीसी सेगमेंट के बीच में. तो आप मेंशन कर सकते हो कि आर ए बी एंड आर नॉट बाई 2 आर इन सीरीज. तो सीरीज का क्या रोल है, सिंपल है ना, हमको ऐड करना है. तो इसका मतलब आर एस की वैल्यू क्या होगी, आर एस विल बी व्हाट, इट विल बी आर ए बी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आर नॉट बाई 2 हो जाएगा. क्लियर. तो आर ए बी का वैल्यू हमने निकाला है वहां पे, करेक्ट. आर ए बी का वैल्यू क्या है, आर नॉट इंटू आर अपॉन, ये ब्रैकेट में क्या होगा आर नॉट प्लस 2r. गॉट इट. देन प्लस इट्स व्हाट आर नॉट बाई 2. तो आर ए बी का वैल्यू आर नॉट बाई 2. सो आर ए बी का वैल्यू क्या होगा इसके साथ में, तो क्या एलसीएम ले लो आप. एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम ये 2 हो गया, ये क्या होगा आर नॉट प्लस 2r हो गया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वैल्यू हो जाएगा 2r नॉट इंटू आर प्लस ये वैल्यू वहां मल्टीप्लाई होगा. तो चलो ठीक है, एक स्टेप में अननेसेसरी बढ़ जाएगा. ये क्या है, मैं पहले ब्रैकेट में रखता हूं इनको, तो बाद में ओपन कर देता हूं. ठीक है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में. बाकी डायरेक्टली तो आप बाद में कर लोगे, दैट्स नॉट इशू. तो ये न्यूमरेटर में क्या है 2r नॉट r है, ठीक है, प्लस दिस r नॉट विल मल्टीप्लाई विद दिस r नॉट एंड इट विल टर्न टू व्हाट r नॉट स्क्वायर प्लस r नॉट विल मल्टीप्लाई विद दैट क्वांटिटी. सो 2r नॉट r एंड 2r नॉट r ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू वैसे रहेगी 2r नॉट प्लस 2r. ठीक है, अब क्या हो गया, अब इसमें ना ये 2r नॉट प्लस 2r नॉट r प्लस 2r नॉट r वो 4r नॉट r हो जाएगा. तो ये हो गया r नॉट स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, प्लस जो एडिशनल वैल्यू है 4r नॉट r को बाद में लिख दिया, अपॉन ये होगा 2 इंटू वॉट r नॉट प्लस 2r. ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1.
अब हमने क्या निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया हमको। अब उसमें से करंट निकालना है, तो करंट यहां से सप्लाई से निकल रहा है, ये करंट है, टोटल करंट, वी आर फाइंडिंग टोटल करंट। ये IR नहीं है, टोटल करंट, अभी हम टोटल करंट निकाल रहे हैं। तो टोटल करंट का क्या रूल है, टोटल करंट होता है टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो अब टोटल पोटेंशियल की वैल्यू V हो गई। अब RS की वैल्यू क्या होगी वो ध्यान देना, RS की वैल्यू ये, तो ये RS की वैल्यू क्या है, ये R नॉट है, स्क्वायर है, प्लस क्या है 4R नॉट R, ठीक है, अपॉन क्या होगा ये 2 इन ब्रैकेट R नॉट प्लस क्या होगा ये 2R, गॉट इट। अब हम इसी को एडजस्ट करते हैं, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अब न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 यहां पे ऑलरेडी 2 और फिर ये V हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस, मैं जस्ट ऑर्डर में लिख रहा हूं, नथिंग एल्स। आप अगर ऑर्डर में नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी R नॉट स्क्वायर प्लस 4R नॉट इंटू R, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो गया टोटल करंट। अगर आपको याद होगा कि जैसे भी ये करंट आगे जाएगा तो 2 ब्रांच में डिवाइड होगा, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, इस ब्रांच का करंट होगा IR, ठीक है। वही सेम चीज यहां पे भी, मैंने एक्चुअली वही डायग्राम ड्रॉ किया तो सेम चीज ही होगा, ये करंट होगा IR। तो ये IR करंट का मुझे डिटरमाइन करना है, तो हमें वो रूल लेना पड़ेगा ना जो हमने लिया था इसके पहले, क्या था, क्योंकि मुझे करंट I1 निकालना है, तो जो 2 ब्रांचेस में रेजिस्टेंस डिवाइड हुआ है करंट, वो 2 ब्रांचेस का रेजिस्टेंस, देन टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अब उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो हम निकाल रहे हैं करंट इन रेजिस्टेंस R। तो रूल बहुत सिंपल सा है कि जो 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में पहले उनको ऐड कर लो डिनोमिनेटर में, तो दीज 2 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, क्योंकि यहीं पे करंट आके डिवाइड होगा ना 2 पार्ट में, R एंड R नॉट इन पैरेलल, तो क्या होगा R नॉट बाई 2 इज इन पैरेलल विद R, तो इसके लिए इसके साथ में ऐड हो जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में वो रेजिस्टेंस आएगा जो आपको जिसके अंदर करंट फ्लो रहा है उसके ऑपोजिट वाला, इसमें करंट फ्लो रहा है तो उसका ऑपोजिट में रेजिस्टेंस क्या है R नॉट बाई 2 है, यहां पे रेजिस्टेंस आ गया R नॉट बाई 2 इनटू क्या होगा टोटल करंट। अब बोले इसको और एडजस्ट करो, देखा R नॉट बाई 2 को मैंने अभी R नॉट बाई 2 ही लिखा है, अपॉन इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो अपॉन 2 हो गया, ये क्या होगा R नॉट हो गया, प्लस क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा R के साथ, तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज को एक साथ में इमेजिन कर लो, ठीक है, इनटू कैपिटल I, ठीक है। अब क्या होगा ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा R नॉट हो जाएगा, अपॉन क्या होगा ये R नॉट प्लस 2R हो गया, ठीक है, एंड ये टोटल वैल्यू टोटल करंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी वैल्यूज। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब हमको टोटल ये करंट थ्रू R निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें टोटल करंट पुट करना है, टोटल करंट का इक्वेशन यहां पे, तो यू कैन पुट इट, लेट्स ट्राई, क्या हमको ये वैल्यू मिलता है नहीं मिलता, तो हम यहां पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं ना, सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3, कैंसिलेशन करके देखते क्या मिलता है, कैंसिलेशन मतलब पुट करने के बाद तो कैंसिलेशन वगैरह करने के बाद देखते क्या मिलता है। तो IR का वैल्यू क्या मिला हमको, R नॉट मिला है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है R नॉट प्लस 2R मिला है, ठीक है। अब हम पुट करेंगे वैल्यू I की, सो I यहां पे देखो ना I का वैल्यू यहां पे है, तो I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है 2 है हमारे पास, V है, ब्रैकेट में क्या है R है प्लस 2R नॉट है, दैट्स गुड, R नॉट प्लस 2R है, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है R नॉट स्क्वायर है प्लस 4R नॉट इंटू R है। आई थिंक अभी ये डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इफ नीडेड तो मैं ये लास्ट डायग्राम में रब कर दूंगा इफ नीडेड। तो ये वैल्यू ना R नॉट प्लस 2R कैंसिल होगा R नॉट प्लस 2R से। सो और एक और चीज देख सकते हो, यहाँ डिनोमिनेटर में R नॉट यहाँ पे R नॉट है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग R नॉट को कॉमन ले लेते, तो IR इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या हो गया, ये 2 है V है इंटू R नॉट ना, 2V R नॉट है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, R नॉट को कॉमन ले लेंगे, R नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा R नॉट ना, प्लस ये क्या होगा 4R, ये R नॉट कैंसिल हो गया, तो ये भी रब कर देता हूं मैं, ठीक है। ये बस खाली नोट कर लेता हूं ऐसे समझने के हिसाब से, इतना पार्ट छोड़ दिया मैंने। तो IR का वैल्यू क्या हो गया, IR का वैल्यू हो जाएगा 2V अपॉन R नॉट प्लस 4R। ये क्या होगा ना, ये होगा करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल सर्किट, बट हमको उसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसके अक्रॉस,
तो पोटेंशियल डिफरेंस उससे अक्रॉस क्या होगा वी आर, उसमें से जो करंट फ्लो होगा दैट इज आई आर, उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा दैट इज आर। तो अब क्या है आई आर का वैल्यू है हमारे पास, तो ये 2v अपॉन आर नॉट प्लस 4r, ये किसकी वैल्यू है आई आर की वैल्यू, उसमें क्या होगा आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फेड टू द एक्सटर्नल सर्किट और रेजिस्टर। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट यू नीड टू पे अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीबीएसई में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या दिया, टू वायर्स एक्स एंड वाई हैव अ सेम रेजिस्टिविटी, दो वायर है एक्स और वाई है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। तो रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स और वाई दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, इसके लिए हम लिखेंगे रो एक्स रो वाई इक्वल एंड इक्वल टू रो। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर इन रेशियो 2:3, लेकिन उनका जो रेशियो है एरिया का वो है 2:3 है, तो ए एक्स अपॉन ए वाई का वैल्यू हो गया 2:3, 2/3। नेक्स्ट एंड द लेंथ आर इन रेशियो 1:2, अच्छा लेंथ का भी रेशियो दिया है, एल एक्स अपॉन एल वाई का वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे 1:2। फिर क्या दिया है, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। अब दोनों वायर को क्या किया है, पहले एक्स एंड वाई वायर को पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर क्या करता है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया टू अ डीसी सोर्स, डीसी सोर्स को कनेक्ट किया। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू वायर्स फॉर द टू केसेस। दोनों केस के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना। तो हमको क्या करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है एक्स के केस में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है हमको वाई के केस में, ठीक है। दोनों केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है फॉर द सीरीज एंड पैरेलल बोथ। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले सीरीज का देख लेते हैं। तो सीरीज के लिए अगर आप देख रहे हो तो पहले क्या होता है, सीरीज के लिए मैं एनालाइज करता हूं कि सीरीज के लिए क्या सेम होता है। तो सीरीज के लिए करंट सेम होगा, मतलब जो फर्स्ट वायर का करंट ये होगा, मान लो जैसे फर्स्ट वायर है, जैसे ये वायर ही है ना, जस्ट अ वायर, तो ये वायर हो गया, ये कौन सा होगा एक्स वायर, नॉर्मली कनेक्ट करके यहां से यहां तक का डिस्टेंस पे ये होगा वाई वायर, ठीक है। ये पर्टिकुलर पार्ट एक्स हो गया, ये पर्टिकुलर पार्ट वाई हो गया, दोनों में क्या सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो करंट एक्स में फ्लो होगा वही करंट वाई में फ्लो होगा। एंड दे आर आस्किंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का क्या फॉर्मूला हमने किया हुआ है, सो करंट इज अ न्यूली वेड, है ना, आप ये हिसाब से अ न्यूली वेड, इस हिसाब से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर फर्स्ट कंडीशन में लिया तो हमने अ न्यूली वेड, सेकेंड पार्ट के लिए भी लिया तो अ न्यूली वेड, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि आपको देखना है जो नंबर डेंसिटी होता है ये दोनों में सेम होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ केसेस विल बी सेम। डिफरेंट क्या होगा, यहां पे होगा ये ए एक्स होगा, ये होगा वी डी एक्स, यहां पे होगा ए वाई और ये होगा वी डी वाई। तो ये वैल्यूज क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अभी क्या बचा, ए एक्स इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई इंटू वी डी वाई, करेक्ट। हमको रेशियो किसका चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एक्स अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वाई, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ वाई एंड एरिया ऑफ एक्स। तो एज पर वी अंडरस्टैंडिंग एरिया का रेशियो इन्होंने दिया हुआ है, ए एक्स टू ए वाई का दिया हुआ है, तो उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3:2 मिल जाएगा, बराबर। कभी कभी ये क्वेश्चन देख के लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज इन दिस केस। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल वाले पार्ट में क्या सेम होता है, अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, पैरेलल अगर आप लेते हो तो पोटेंशियल विल बी सेम। सो पोटेंशियल फॉर द एक्स वायर एंड पोटेंशियल फॉर द वाई वायर विल बी सेम, क्योंकि ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये समझो एक्स हो गया और फिर ये वाई हो गया, फिर ये सप्लाई को कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसका जो पोटेंशियल होगा सेकंड वायर का भी वही पोटेंशियल होगा। बट उससे पहले ना मैं कुछ थोड़ी सी पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो V का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, ठीक है। तो जैसे करंट का फॉर्मूला हमको मिला अ न्यूली वेड, बराबर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, करेक्ट। अब क्या होगा, यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू N होगा, E होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, रेजिस्टिविटी होगा, लेंथ होगा। तो अब थोड़ी चीजें सिंपल हो गई V के हिसाब से भी, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, अगर मैं एक्स एंड वाई वायर के लिए ले रहा हूं तो इस जगह पे लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। सो वी एक्स एंड वी वाई इक्वल है ना, वी एक्स एंड वी वाई इक्वल है, ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ले रहा हूं। तो वी एक्स का वैल्यू क्या होगा उसके हिसाब से रखेंगे, तो देखो एन आएगा वी एक्स की जगह पे, ई भी आएगा, वी डी भी आएगा, फिर रो भी आएगा, एल भी आएगा, सेम चीज होगा, एन होगा, ई होगा,
VD होगा, रो होगा और L होगा। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होगी? नंबर डेंसिटी और ये दोनों चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, सेम ना वहां पे दिया स्टार्टिंग में। फिर क्या होगा? ड्रिप वेलोसिटी फॉर x एंड लेंथ फॉर x। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्रिप वेलोसिटी फॉर y एंड लेंथ फॉर y। तो रो कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल, e कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा? ड्रिप वेलोसिटी इन x एंड लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू ड्रिप वेलोसिटी इन y इनटू लेंथ ऑफ y। आपको रेशियो किसका लेना है? ड्रिप वेलोसिटी ऑफ x टू ड्रिप वेलोसिटी y का। तो ये क्या हो जाएगा? Ly अपॉन Lx। तो अभी Lx टू Ly का हमें पता है, तो उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? हमें Ly टू Lx का भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया ड्रिप वेलोसिटी इन वायर x टू ड्रिप वेलोसिटी वायर y का रेशियो। So I hope whatever I explained you people understood. These questions are very simple and little logical. You need to do little practice and all. So जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। I keep saying this in each and every class, but actually यही है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। Thank you very much.